तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे गॉस की प्रमेय की। तो चल लगाएंगे हेडिंग। देखो, गॉस बच्चे ऐसे भी लिखते हैं हम लोग हैं, और गॉस ऐसे भी लिखा होता है कि प्रमेय की प्रमेय। इंग्लिश में बच्चे होता है गॉस थ्योरम। देखो, गॉस थ्योरम। देखो बच्चे, 2 3 नाम 4 नाम जो भी है हिंदी में ही है। इंग्लिश में आपका स्पेलिंग ये होती है GAUSS, गॉस थ्योरम। ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखो, हमने पिछली क्लास में फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था, फाई बराबर EA cos थीटा। याद है सबको। अब गॉस चाचा ने क्या बताया, इन्होंने कहा सुनो ऐसा है ना, अलग अलग पृष्ठ के लिए आप अलग अलग फॉर्मूला न लगाओ, एक तरीका सीखो डायरेक्ट फ्लक्स निकालने का। क्या है, इन्होंने कहा अगर कोई बंद पृष्ठ है, कोई बंद पृष्ठ है बच्चे, कोई बंद पृष्ठ है, क्लोज्ड है, उसके अंदर कोई आवेश रखा है, उसके अंदर कोई आवेश रखा है, तो अब उसका आकार कैसा भी हो, बस ये है कि बंद पृष्ठ हो, बस बात समझ रहे हो। उसका आकार घन हो, घनाभ हो, गोला हो, बेलन हो, शंकु हो, कुछ भी हो, अगर बंद पृष्ठ है उसके अंदर आवेश क्यों है, तो उसका जो फ्लक्स होगा फाई बराबर Q/ε0 होगा। ये है गॉस की प्रमेय। बात समझ रहे हो। अगर कोई भी बंद पृष्ठ है और उसके अंदर आवेश क्यों है, तो किसी भी आकार का चित्र हो, 3D डायमेंशन हो, बस बंद मतलब 3D हो। अगर कोई 3D पृष्ठ है, 3 विमीय ज्यामिति है, उसके अंदर आवेश क्यों है, तो उसका फ्लक्स Q/ε0 होगा। ठीक है, तो अब बच्चे यहां इसको लिखेंगे ऐसे। इनकी डिफिनेशन ये है, किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, बच्चे बंद पृष्ठ को हम कहते हैं 3D सतह। हाँ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर के आवेश, बच्चे ध्यान देंगे, पृष्ठ के अंदर के आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। देखो, ये इसकी डिफिनेशन है। इन्होंने क्या बताया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, और बंद पृष्ठ कैसा होगा बच्चे, 3D होगा। हाँ बिल्कुल, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर के आवेश क्यों, पृष्ठ के अंदर के आवेश क्यों का 1/ε0 गुना होता है। यानी कि फाई बराबर, अगर बच्चे पृष्ठ के अंदर आवेश क्यों है तो Q/ε0। ये इसका क्या बन गया, फॉर्मूला गॉस की प्रमेय से। बस इतनी ही डिफिनेशन इनकी है, बहुत आसान है। इन्होंने बिल्कुल आसान कर दिया। कहा ऐसा है, कोई फिगर हो, घन हो, घनाभ हो, बेलन हो, शंकु हो, कोई फिगर हो, 3D हो, अगर उसके अंदर क्या है, आवेश क्यों है, लेकिन पृष्ठ के अंदर के आवेश, अगर मान लो एक आवेश यहाँ Q1 बाहर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है फ्लक्स से। बात समझ रहे हो भाई, फ्लक्स से इसको कोई मतलब नहीं है। जो आवेश पृष्ठ के बाहर है, उस आवेश का फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो फ्लक्स का किससे मतलब है, जो पृष्ठ के अंदर है।
तो फ्लक्स में पार्टिसिपेट कौन करेगा आवेश? जो पृष्ठ के अंदर होगा, है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? जो पृष्ठ से बाहर है उसको कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये वैद्युत क्षेत्र में इन्वॉल्व होता है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र बनता है, लेकिन फ्लक्स नहीं बनता, वैद्युत फ्लक्स नहीं बनता है। तो आपको इतना याद रखना है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर के आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही डिफिनीशन है। बात समझ में आई फ्लक्स की? गॉस की प्रमेय समझ में आई भाई? अब देखो, अब बताओ फ्लक्स कैसी राशि है? हाँ बिल्कुल सही, अदिश राशि है। कल की क्लास में हमने बात किया था, फ्लक्स एक कैसी राशि है भाई? अदिश राशि है। लिखेंगे फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स एक अदिश राशि है, फ्लक्स एक अदिश राशि है, इसलिए आवेश Q को चिन्ह के साथ रखेंगे, चिन्ह के साथ रखेंगे, साथ रखेंगे। ध्यान देना आप। देखो भैया, हमने यहां लिखा है आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे, है ना। हाँ, क्योंकि देखो हमने जब वैद्युत क्षेत्र आपको पढ़ाया था तो वहां न्यूमेरिकल में हमने आवेश का साइन नहीं रख रहे थे, क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा था केवल बस। ये अदिश राशि है, इसमें डायरेक्शन तो होती नहीं है, इसलिए अगर आवेश प्लस में है तो प्लस में रखेंगे, आवेश माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। बोलो कोई दिक्कत? सारी बात क्लियर है भाई? अब देखो, इतना आपने नोट कर लिया। तो भाई फ्लक्स, गॉस की प्रमेय में गॉस ने क्या बताया कि अगर कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर आवेश कुछ भी है, तो उसका फ्लक्स सीधे क्या होगा? जो आवेश अंदर है पृष्ठ के, अपॉन ε0। ε0 क्या है? निर्वात या वायु की विद्युतशीलता है। इसकी वैल्यू हमें कौन बताएगा? ε0 की वैल्यू कोई बताएगा बच्चा? 8.85। हाँ बहुत सही, 8.85 10⁻⁻12। यूनिट क्या होगा भैया? मात्रक क्या बताओगे आप? कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत सही। ठीक है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बातें आपको याद रखना है। तो ε0 की वैल्यू तो फिक्स हो गई, बस आवेश पता रहेगा, हम फ्लक्स निकाल लेंगे आराम से। अब देखो इसमें, अच्छा ये जो हम लिखे हैं कि आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे, इसका मतलब और समझते हैं। इसको भी डालें जी, नोट कर लिया आपने? देखो बच्चे, इसके बाद समझो आप थोड़ा सा और। जैसे मान लो ये हमारा पृष्ठ है, पृष्ठ क्या है सर? तो बच्चे देखो, एक घन है, मान लो एक घन है, क्यूब है। ठीक है, बात समझ रहे हो? एक घन है और इस घन के अंदर हमने आवेश रख दिया। कौन कौन आवेश भाई रखा? तो कहोगे आप सर, प्लस में Q1 आवेश, माइनस में Q2 आवेश, प्लस में Q3 आवेश बाहर है। अगर पूछे हम इस घन के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इस घन के कारण कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो क्या लिखोगे आप बताओ? फाई नेट कुल वैद्युत फ्लक्स भैया लिखोगे आप, कुल आवेश पृष्ठ के अंदर वाला, लेकिन भाई बटे ε0। यही तो गॉस की प्रमेय है, अभी यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। तो कुल आवेश पृष्ठ के अंदर क्या है? फाई, कुल लिख दो या नेट लिख दो, बात वही है, हिंदी में कुल कहें। कुल फ्लक्स बराबर है बच्चे, कुल आवेश क्या है? Q1 प्लस का और माइनस का Q2। बहुत सही, माइनस का Q2 और Q3 लिखेंगे? नहीं सर, बाहर। बिल्कुल नहीं लिखेंगे, बहुत सही। पृष्ठ के बाहर है, पृष्ठ के बाहर वाले समय कोई मतलब नहीं है, अपॉन ε0। बस यही हमारा वैद्युत फ्लक्स, चुंबकीय बचे वैद्युत फ्लक्स है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स लिखना सबको आ गया गॉस की प्रमेय से। तो गॉस की प्रमेय से अगर वैद्युत फ्लक्स लिखना है
तो कोई भी 3D फिगर होगा, 3 विमीय ज्यामिति होगा, 3 विमीय ज्यामिति, तो उसके अंदर आवेश, उसके अंदर का आवेश अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, बस ये फ्लक्स हो गया। और फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो हमने कल बात किया था, फ्लक्स का मात्रक होता है वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। और फ्लक्स एक अदिश राशि है, ये बात हमने कल कर ली थी, इसका बीमा भी हमने कल निकाल लिया था। ठीक है, नोट कर लो बच्चे। अब इसका देखो, तो ठीक है सर बता दिए कि आप फ्लक्स का फॉर्मूला Q बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, गॉस थीटा ने बताया है। अब इसका निगमन क्या है, डेरिवेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका डेरिवेशन समझेंगे, बात समझ रहे हो। तो आओ करते हैं इसका निगमन। तो गॉस की प्रमेय का निगमन डालेंगे हेडिंग, आप इसको मिटा लिया जाए जी, नोट कर लिए, बोलो। आप लिखो गॉस की प्रमेय का निगमन। अभी तो समझ लिए हम, अब इसका निगमन करेंगे, डेरिवेशन। हाँ, गॉस की प्रमेय का निगमन डालो आप। लिखोगे आप गॉस की प्रमेय का निगमन। बच्चे अब इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना आप इसको। देखो गॉस की प्रमेय भी एग्जाम में आता है 2 नंबर में, परिभाषा भी आपको याद रखनी है, उसके बाद इसका निगमन भी आता है बोर्ड में। तो आपको निगमन भी इंपॉर्टेंट है, लगा लो अभी से, इसको याद भी करना है, गॉस की प्रमेय का निगमन। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे हमें क्या करना है, गॉस की प्रमेय का निगमन करना है। तो भैया हमने सबसे पहले एक लिया गोला, क्या लिया, गोला लिया। ये क्या है, गोला है, क्या है ये, तो हमने भाई ये गोला लिया है, 3D फिगर है ना, इन्होंने खुद ही कहा है कि कैसा फिगर चाहिए, त्रिविमीय, 3 विमीय ज्यामिति चाहिए। तो हमने कहा इसमें एक गोला लिया, 3D होता है गोला। अब इसके केंद्र पर एक आवेश रख दिया Q, क्या रख दिया, इसके केंद्र पर एक आवेश रख दिया Q। अब देखो इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। तो हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, पृष्ठ से बाहर की तरफ। ये गोला है, गोला मतलब अज्यूम करो फुटबॉल जैसा, जो पैर से आप खेलते हो फुटबॉल ना, फुटबॉल जैसा बड़ा सा है गोला, उसके बीच में एक सेंटर पे रखा है आवेश केंद्र पे। तो इसके कारण ये पूरे पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही होंगी, ऐसे ऐसे, क्यों जी, वैद्युत बल रेखाएं ऐसे ऐसे बाहर निकल रही होंगी इस पृष्ठ से, क्योंकि पॉजिटिव आवेश है ये, बोलो हाँ या ना। वैद्युत बल रेखाएं भैया इसे बाहर निकल रही होंगी हर तरफ, है ना, पृष्ठ से बाहर की तरफ, क्योंकि धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इससे बाहर की तरफ। ये बातें हमारी आपकी हुई है, बोलो, इतनी बात समझ सबको आ गई। अब देखो आप ये बताओ कि यहां वैद्युत क्षेत्र एक समान है कि असमान है, बोलो, और कोई बताए कुछ, वैद्युत क्षेत्र एक समान है कि असमान है। देखो वैद्युत क्षेत्र यहां पे भाई असमान है, रीजन बता रहे हैं, क्योंकि परिमाण तो ई सब जगह सेम है, लेकिन दिशा सबकी अलग अलग है। इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा उधर है, इसकी दिशा नीचे है, इसकी दिशा ऊपर है, और जो यहां होगा उसकी दिशा इधर होगी। परिमाण में तो समान है, लेकिन दिशा विपरीत है, मतलब दिशा अलग अलग है। अगर अलग अलग दिशा है तो वैद्युत क्षेत्र हो गया असमान। लेकिन जब हमने फॉर्मूला कल पढ़ा था, फाई बराबर E cos थीटा, ओ एक समान के लिए था, है ना, एक समान के लिए था। इसका मतलब आज ओ नहीं लग पाएगा, तो आज क्या लगाएंगे, तो आप इस बात को नोट करके लिख लेंगे। यहां वैद्युत क्षेत्र कैसा है, तो वैद्युत क्षेत्र E असमान है। पहली बात तो क्या है, असमान है। असमान होने का रीजन बता दो आप, क्योंकि परिमाण समान है, परिमाण समान है, किंतु दिशा
अलग अलग है, दिशा अलग अलग है ना, बात समझ रहे हो? दिशा भाई अलग अलग है और परिमाण समान है, इसलिए क्या है, वैद्युत क्षेत्र असमान हो गया ये। अगर असमान वैद्युत क्षेत्र है भाई, तो वैद्युत यहाँ पे फ्लक्स का जो फॉर्मूला लगता है फाई बराबर इंटीग्रेट ई डॉट ए, अब लगाएंगे समाकलन, ठीक है, ये लगाएंगे। कल फाई बराबर ई ए तो हमने पढ़ाई था, ई डॉट ए, बस समाकलन लगा देंगे। तो जहां जहां असमान वैद्युत क्षेत्र रहेगा वहां वहां ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये एक फार्मूला है, बात समझो, इसको अलग से हम बता रहे हैं, ये फार्मूला है। जहां जहां असमान वैद्युत क्षेत्र आएगा, इसके आगे भी अभी डेरिवेशन में फार्मूले में, वहां वहां इसको हम लगाएंगे, ठीक है। इसका सर निगमन क्या है बच्चे? इसका कोई निगमन नहीं, इसको आपको ऐसे याद रखना है, अगर एक समान रहेगा तो फाई बराबर ई डॉट ए डायरेक्ट लगा लेंगे, और असमान रहेगा तो समाकलन करके लगाएंगे, ठीक है। मतलब उसमें समाकलन करने का रीजन ये है कि हम इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे और सबको बाद में जोड़ेंगे, पहले तोड़ेंगे बाद में फिर जोड़ेंगे, है कि नहीं, बात समझ रहे हो? यहां तक किसी कोई समस्या हुई जी? बोलो बोलो यार, कोई दुख दर्द है? कल तुम्हारे गांव से एक लौंडा आया था, लड़का मतलब, तुमको पूछ रहा था, कहा नीरज जो है जिसका दांत नहीं है, दांत बेचारे का, कहा गया था जो है कहीं जो है एक जगह शादी में, और उसको कुटा गया बेचारा, उसका एक दांत निकल गया उधर। ऐसी बात है भाई, बोलो ऐसा काम काहे करते हो? हाँ, इतनी बात भाई समझ में सबको आ गई? बोलो क्लियर है यहाँ तक कि अगर असमान वैद्युत क्षेत्र रहेगा तो समाकलन करेंगे ई डॉट ए का फ्लक्स निकालने के लिए। अब देखो बच्चे इसमें हम क्या लिखेंगे, अब देखो ये असमान वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका तरीका क्या होगा, यहाँ प्रोसीजर क्या होगा सर? देखो ये प्रोसीजर जो हम यहाँ बता रहे हैं आगे सब डेरिवेशन में काम करेगा, इस चैप्टर में आने वाले सभी डेरिवेशन में क्या करेंगे, जहां पे असमान वैद्युत क्षेत्र होगा, सुन लो, जहां जहां, तो जहां जहां रहेगी अमन वहां वहां जाएगी, बात समझ रहे हो? अमन मैंने शांति की बात कर रहे बच्चे, तुम कैसी बातें सोचते हो मन में, और इस बालक की थोड़ी बात करें, बहुत सीधा बालक है, देख रहे हो एकदम जलेबी जहाँ सीधा है। अब देखो इधर भाई, हमने कहा जहां जहां असमान वैद्युत क्षेत्र रहेगा वहां क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे भैया, क्या काटेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट काटेंगे, हाँ अवयव, एक छोटा सा अवयव काटेंगे। अगर पूरे का एरिया मान लेते हैं, पूरे का एरिया भैया ए है, पूरे का एरिया ए है संपूर्ण एरिया, तो मान लेते हैं इतने का एरिया क्या होगा, डी ए होगा, बोलो हाँ या ना। ये बताओ वैद्युत क्षेत्र ये बाहर की तरफ और इसका क्षेत्रफल अवयव पृष्ठ के लंबवत बाहर की तरफ, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा बराबर 0 डिग्री। भैया वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, जब दो वेक्टर एक ही दिशा में है तो उनके बीच का कोण 0 डिग्री होता है। अगर मान लो यहां एक क्षेत्रफल अवयव काट ले तो ये भी इसका डायरेक्शन डी ए ऊपर की तरफ बाहर की तरफ, मतलब हमने कल बताया था कल की क्लास में कि जब जब 3D फिगर होगा तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की तरफ लेते हैं, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेते हैं, कल की क्लास में बात हमारी हुई है ना, वही तो काम कर रहे हैं भैया, क्षेत्रफल बाहर की तरफ ले रहे हैं हम। बोलो कोई दिक्कत आ रही है? नहीं। अब बोलो ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, फिर से 0 डिग्री। अगर यहां काट लें तो क्षेत्रफल अवयव, तब भी कहोगे कि डी ए आएगा बाहर और इनके बीच का एंगल, अगर यहां काट ले तो डी ए क्षेत्रफल अवयव, इनके बीच का कोण 0। क्या और कहीं काट सकते हैं भैया? हाँ, सब पूरे पृष्ठ पे, ये पूरा गोला है समझो, पूरा ये गोला है और पूरे गोले पे काट रहे हैं, छोटा छोटा डीए पूरे गोले पे काटेंगे, बाद में सबको जोड़ेंगे हम। अभी हम 2-4 आपको दिखा रहे हैं बस, और बनाएंगे तो गंदा हो जाएगा डायग्राम, है ना, थोड़ा स्पष्ट दिख रहा है, साफ साफ बढ़िया समझ में आ रहा है ना बात। तो मतलब ये डीए 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 पूरे काटेंगे भाई और बाद में सबको जोड़ेंगे। क्लियर यहाँ तक है ना? कोई समस्या है यहाँ तक?
अब भाई इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है, क्या है, इसका केंद्र ये है, इस पर आवेश क्यों है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर है। अब जो है हम जो है इतनी बात को पहले लिख लेते हैं, बात समझ रहे हो ना, नहीं फिर भी भूलना शुरू कर दो पीछे वाली बात को, पहले लिख लेते हैं ना इतनी बात को। तो बच्चे लिखेंगे माना एक गोला एक बारूद है ना, माना एक गोला जिसकी त्रिज्या माना एक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, के केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, स्मॉल क्यू आवेश रखा है, स्मॉल क्यू आवेश रखा है तथा इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। बात समझ में भाई, माना एक गोला जिसकी त्रिज्या आर के केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश रखा है, अच्छा त्रिज्या बोल दिए हैं, स्मॉल क्यू आवेश रखा है, इसके कारण हमें इसके पृष्ठ पर इसके कारण हमें वैद्युत फ्लक्स, बच्चे वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। देखो हमने बता दिया डायग्राम में क्या है और हमें करना क्या है, मोटिव क्या है हमारा, ये सारी बातें आपको लिखनी होंगी पेपर में, ठीक है। हाँ थ्योरी देखो स्टेप मार्किंग एग्जाम में होती है भैया, 1 नंबर इसका भी होता है, अगर 4 नंबर का डिवीजन आया तो 1 नंबर का इसका भी होता है कि आपने स्टेप में लिखा है, 1 नंबर डायग्राम का होता है, 2 नंबर प्रूफ का होता है, सबका स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई हमने कहा हमें क्या निकालना है, इसके कारण वैद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। इसके लिए हमने पृष्ठ पर सूक्ष्म अवयव डीए लिया, सूक्ष्म अवयव डीए लिया। अब बच्चे यहां पे अगर हम कहें सूक्ष्म अवयव डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स, बच्चे ध्यान दे रहे हो, सूक्ष्म अवयव डीए के कारण वैद्युत फ्लक्स। तो बच्चे हमने, अच्छा ये बताओ इस छोटे से अवयव के लिए तो ये एक समान है ना, छोटे से अवयव के लिए, इतने के लिए, केवल छोटे से अवयव के लिए एक समान है ये। तो यहां पे हम फाई का सूत्र लगा सकते हैं कि डी फाई, भैया देखो अगर जो है एरिया छोटा सा है, छोटा सा फ्लक्स आएगा, अगर एरिया डीए है तो फ्लक्स आएगा डी फाई, तो डी फाई बराबर क्या आएगा, कहोगे ई डॉट डी ए, बोलो कोई दिक्कत है, ई डॉट डी ए भी क्षेत्रफल, ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, तो ई डॉट डी ए, यहां तक बात समझ में आई। अब बताओ जब डॉट हटाओगे तो क्या आएगा, ई डी ए कॉस थीटा, और भैया कॉस थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 0 है, देख सकते हो, तो आ जाएगा ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 का मान क्या होता है 1, तो आ गया ई डी ए, यहां तक समझ में आया। डी फाई मतलब इस सूक्ष्म अवयव के कारण, देखो इस पूरे गोले पर हमने बहुत सारे सूक्ष्म अवयव लिए भाई, उसके बाद हमने कहा भाई क्या करना है, हमें इस छोटे छोटे अवयव के कारण निकालना है फ्लक्स। हमने कहा एक छोटे अवयव के कारण फ्लक्स क्या होगा, डी फाई बराबर
ई डी आ गया है ना, कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां पे हमने निकाल लिया बच्चे डी ए, तो डी फाई कितना आ गया? ई डी ए आ गया। अब ऐसे ही हम डी फाई पूरे पृष्ठ पे निकालेंगे। बात समझ रहे हो आप? पूरे पृष्ठ पे क्या निकालेंगे? डी फाई निकालेंगे, बाद में सबको जोड़ना पड़ेगा। तो अब बोलेंगे अतः संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स बात समझ रहे हो भाई? हम कह रहे हैं संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स। तो भाई कुल फ्लक्स क्या आएगा? तो कहोगे सर फाई कुल है ना, या फाई नेट कह दो, फाई नेट। कुल फ्लक्स क्या होगा? तो कहोगे इंटीग्रेट कर दो आप, किसको? वो भी क्लोज्ड इंटीग्रेट। अच्छा, इसके अंदर जो यहाँ इंटीग्रेशन का निशान बनाया समाकलन का, बीच में गोला लगा दिए 0, इसका मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन। इसका मतलब बंद पृष्ठ का हम समाकलन कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। इसमें जो गोला लगा दो बीच में, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? पृष्ठ बंद है, बस इतनी सी बात है बस। अब देखो क्या करेंगे? डी फाई, मतलब हमने डी फाई पूरा निकाल लिया, उसको बाद में हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ने का तरीका क्या है? समाकलन कर दो, डी फाई का समाकलन कर दो। यहां तक समझ में भाई आया सब कुछ? बोलो क्लियर यहां तक है? आगे बढ़े जी। अब देखो थोड़ा डायग्राम मिटा ले हल्का सा इधर, अब ध्यान देना आप। अब इसके बाद क्या करना है आपको? देखो, तो फाई नेट आ गया आपका, फाई नेट बराबर इंटीग्रेट क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यानी ये इसका मतलब बंद पृष्ठ का, क्या मतलब है? बंद पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं। किसका? डी फाई की वैल्यू क्या है भाई? ई डी ए। देखो डी फाई की वैल्यू यहां से लिखे हैं जो भी निकाले थे, ई डी ए। अब भाई देखो समाकलन बंद पृष्ठ का, ई की वैल्यू। अब ये बताओ हमें, ध्यान से बताना ये बात, कि किसी आवेश से स्मॉल आर दूरी पर, कैपिटल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने बताया है आपको। किसी आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हमने बताया बिंदु पी पे है, क्या है? ई बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत है? बताया है ना आपको, पता है पहले से। किसी आवेश से आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। तो यहां लिख दो, ई का मान क्या गया वहां से? के क्यू बटे आर स्क्वायर, और ये डी ए। बोलो जी, यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो भाई, सारी बात समझ में आ रही है? अब हमें ये बताओ आप, ये के क्यू बटे आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लो, बहुत सही। तो भाई फाई नेट क्या आएगा? तो आप कहोगे के की वैल्यू, अच्छा देखो के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? के की वैल्यू डाल दिए, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। देखो इस के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल दिए, पूरा कांस्टेंट है ये, क्यू इंटू आर स्क्वायर पर कांस्टेंट है, इंटीग्रेट क्लोज्ड डी ए। चलो अब बताओ हमें ये बताओ, जब आप इसको पूरा जोड़ोगे, डी ए जोड़ोगे तो क्या मिलेगा? पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा गोले का, है ना? वही तो मिलेगा भाई। उसी पृष्ठीय क्षेत्रफल को आप छोटे छोटे पार्ट में तोड़ रहे हो, जब जोड़ोगे तो वही तो मिलेगा ना। तो इसका मतलब डी ए करने से क्या मिलेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल ए मिलेगा। तो यहां पे लिख दे रहे हैं, चूंकि इंटीग्रेट डी ए क्या देगा? ए देगा, और ए क्या है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या है? गोले का
पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ये बताओ गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई स्क्वायर। बहुत सही, 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब देखो इसकी वैल्यू यहाँ डालेंगे भाई, तो फाई नेट बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और इंटीग्रेट डी ए की वैल्यू पूरा ए लिखेंगे और अगले स्टेप में ए का वैल्यू डाल देंगे। तो फाई नेट बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू इसकी वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखो भाई 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, देखो फाई बराबर क्या आ गया? आ गया ना? आपका डेरिवेशन कंप्लीट है। फाई नेट कुल वैद्युत फ्लक्स आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर है। देखो इतने सिद्धम, ठीक है भैया, इसको प्रूव कर रहे थे ना, इसका निगमन यही तो है। एग्जाम में क्या कहोगे? हमने जानते हैं ऐसे होता है, बस लिख लो आप, है ना। इसको आपको दिखाना पड़ेगा प्रूव करके ना कि कैसे आया भाई। मतलब ई वाले डेरिवेशन से, ई डॉट ए वाले से इसको प्रूव किए हैं कि हाँ ऐसा होता है। मतलब गॉस चाचा जो बता रहे हैं गलत नहीं है, सही है ये बात, हाँ कि ना? वही बात हम प्रूव किए हैं यहाँ पे। एक बार नोट कर लो, अगर कोई समस्या किसी को बताओ भाई यहाँ तक। देखो एक बात आप ध्यान दोगे यहाँ पे कि फाई जब आया है फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आया है, गोले की जो त्रिज्या है उसमें नहीं आई, है ना। इसका मतलब ये है कि आपका जो 3D फिगर होगा, त्रिविमीय ज्यामिति की आकृति जो होगी वो किसी भी आकार की हो सकती है। मतलब उसका त्रिज्या छोटा हो बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं है। जो फ्लक्स होता है केवल आवेश पर निर्भर करता है, केवल आवेश पे, ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, फिक्स है। तो किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर का जो फ्लक्स होता है किस पे निर्भर करे? केवल उसके अंदर के आवेश पे। बात समझ रहे हो? त्रिज्या कम है, ज्यादा है, 2 गुना है, 4 गुना कर दो, कोई मतलब नहीं आने वाला। अगर आवेश जब तक छेड़छाड़ नहीं करोगे आवेश के साथ, तब तक किसी बंद पृष्ठ के अंदर का वैद्युत फ्लक्स चेंज नहीं होगा। तो अगर आपके पास सवाल ऐसा आता है कि अगर त्रिज्या हम बढ़ा के 2 गुना कर दिए, आधी कर दिए, तो फ्लक्स कितना गुना हो जाएगा? तो फ्लक्स निश्चित रहेगा। बात समझ रहे हो? जब तक कि आवेश को चेंज नहीं करो किसी पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर, तब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो नोट में लिखो बच्चे, यही लिख लो, नोट में लिख लो, किसी बंद पृष्ठ के अंदर का फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ के अंदर का फ्लक्स ऐसा लिख लो, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स लिखो, अंदर नहीं, किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स लिखो, निर्गत निकलने वाला। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स बंद पृष्ठ के विमाओं पर निर्भर नहीं करता है। किसी बंद पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स बंद पृष्ठ की विमाओं पर, विमा माने लंबाई चौड़ाई, है ना, उन सब पे, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत जी यहां तक किसी को? बोलो, आसान सी बात है, क्लियर। यानी कि इसका एक एग्जांपल आपको हम दिखा रहे हैं। एक उदाहरण देख लो आप यहीं पे इसका। हमने कहा कि भाई एक हमारे पास जो है गोला है। चलो बात समझते हैं भाई। हमने कहा एक गोला हमारे पास है, देखो इसकी त्रिज्या जो है हमारे पास थी r, त्रिज्या r थी, अंदर आवेश क्यू था। बात समझ रहे हो? त्रिज्या r थी, अंदर आवेश क्यू था। तो इसका फ्लक्स क्या होगा? फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम कह रहे हैं कि इसका जो त्रिज्या है उसको हम बढ़ा दिए, कितना कर दिए? मान लो त्रिज्या बढ़ा के हम कर दिए त्रिज्या 4 गुना कर दिए, और आवेश क्यों ही है, तो अब फ्लक्स क्या होगा? तो कहोगे फ्लक्स सर वही रहेगा, फ्लक्स पे चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हो? फ्लक्स हमारा वही रहा। बात समझ रहे हो कि नहीं? यही बात हमने आपको लिखवाई नोट्स में।
कि अगर त्रिज्या या डायमेंशन बीमा किसी भी बंद पृष्ठ की बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे जो है फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं आएगा अगर आवेश चेंज नहीं किए हो तो आप, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। इसके बाद एक न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है बच्चों, कह रहा है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर वाले भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चे यहाँ जो 10 सेंटीमीटर दिया इसका कोई काम नहीं है, हमने अभी तुरंत बात किया है कि अगर फ्लक्स में विमाओं कोई मतलब नहीं होता है ना, भुजा की लंबाई कितना है उससे कोई मतलब, तो ये 10 सेंटीमीटर फर्जी दिया है, काम नहीं है इसका, ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब भाई उसने कहा एक घन है, तो पहले आप एक घन बना के समझ लो बात को। देखो एक घन है ये भैया, इसके केंद्र पर कितना आवेश रखा है, तो कहोगे सर जी इसके केंद्र पर जो है 17, देखो यहाँ केंद्र पर आवेश है जिसकी वैल्यू क्या है, क्योंकि 17.7 पिको कूलाम, ठीक है, ये रखा है भाई। तो अब देखो आवेश क्यों बराबर है 17.7 पिको कूलाम, पिको कूलाम। तो भैया एक पिको कूलाम में कितना कूलाम होता है, तो कहोगे एक पिको कूलाम में 10 की पावर -12 कूलाम होता है, ठीक है, ये क्यू का मान हो गया। अब ध्यान दो बच्चे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम लोग जानते हैं बचपन से, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 क्या होता है बच्चों, तो कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो अच्छा, कुल फ्लक्स की बात करें तो घन से निर्गत कुल फ्लक्स, अतः घन की सतह से निर्गत निकलने वाला, घन की सतह से निकलने वाला या निर्गत कुल फ्लक्स, तो कहोगे कुल फ्लक्स का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है यार, डिराइव भी किया है, फाई बराबर होता है फाई नेट कुल फ्लक्स क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भैया क्यू की वैल्यू है 17.7 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम बटे, अच्छा मात्रक तो हटाई दो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या है 8.85 10 की पावर -12। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है? भैया ये कुल फ्लक्स है, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, तो हमसे पूछा उसने तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स, बच्चे एक आंसर तो ये हो गया आपका, उससे कुल फ्लक्स है, लेकिन उसने हमसे नहीं पूछा, हमसे कहा प्रत्येक सतह से निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा। तो घन में कितनी सतह होती हैं? 6 सतह होती हैं। अगर टोटल 6 सतह से इतना फ्लक्स निकल रहा है तो एक सतह से कितना निकलेगा, इसको 6 से भाग कर दो ना, बात समझ आ रही है ना। तो आप क्या करोगे, अतः प्रत्येक सतह से निकलने वाला कुल फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स, एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स कहोगे फाई, एक सतह से कितना होगा, तो कहोगे 1/6 इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जो भी आपको क्यू अपॉन एप्सिलॉन निकाले हो उसको 1/6 मतलब 6 से भाग कर दो आप। तो भैया इसको 6 से भाग करोगे तो 1/6 इंटू 17.7 गुणे 10 की पावर -12 बटे में 8.85 इंटू 10 की पावर -12। भैया ध्यान से देखना कैलकुलेशन कैसे कर रहा है। 10 की पावर -12 से 10 की पावर -12 गया, 2 से काटो, 2 तिहाई 6, 2 8 16, पॉइंट बढ़ाओ, 2 8 16, 2 पंचे 10, समझ में? 8.85 से 8.85 गया, बचा 1/3, क्या बचा 1/3,
अब 1/3 इसको चाहो तो 0.3 बार में लिख सकते हो, या लिख सकते हो 0.33333। इसको हम 0.3 बार में लिखते हैं। हालांकि आपको फिजिक्स में यहीं तक छोड़ देना, 1/3 तक छोड़ सकते हो आप, ठीक है। मात्रक बोलेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम या वोल्ट मीटर, ठीक है। यही आपका आंसर है। बात समझ में आई सबको? देखो भाई ऐसे सवाल करने हैं, यहाँ पे नोट कर लो, अगर कोई समस्या बताओ आप। तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, जय हिंद।